जय हिंद दोस्तों पिछले 20-25 सालों में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन पूछे गए क्वेश्चन में से आज के इस वीडियो में हम टॉप 500 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन को कलेक्ट करके इन पर वीडियो बनाना बहुत ही बड़ी मेहनत का काम है, तो आप हमारी मेहनत की कदर करके वीडियो को लाइक करें और आपके व्हाट्सएप पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है इसका आयोजन जो है ये स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में किया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। तो दो फैक्ट हैं अलग अलग, आपको याद रखना। यदि हम बात करें नोबेल पुरस्कार की तो इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य में, भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में, शांति में, और 1968 से ये अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा है, 1968 से। ओके, नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो फोर्ट विलियम कोलकाता के किस स्थान पर बनाया गया है। दोस्तों फोर्ट विलियम जो है ये कोलकाता में स्थित एक क्या है, फोर्ट यानी कि किला है, ठीक है। और ये कोलकाता के किस स्थान पर बना है तो ये गोविंदपुर गांव में बना है, ओके। और ये हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना हुआ एक किला है, ठीक है। इसको ब्रिटिश राज के दौरान बनवाया गया था और इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों ये बना है गुजरात, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था करी गई है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करी गई है, ये कौन सा संविधान संशोधन करके करी गई। तो 103वां संविधान संशोधन। और ये कब किया गया था तो ये 2019 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या थी। तो 1911 से पहले, ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटिश राज के दौरान 1911 तक कलकत्ता जो है ये भारत की राजधानी थी, ठीक है। और दिल्ली को राजधानी बनाने की जो घोषणा है ये जॉर्ज प्रथम ने करी थी, ठीक है। और कब करी थी तो 11 दिसंबर 1911 को करी थी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की हम बात करेंगे, कौन है, मीरा कुमार। और ये 2009 से 2014 तक प्रथम लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं, ठीक है। यदि प्रथम लोकसभा स्पीकर पूछा जाता है तो जीबी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। और महिला की बात करेंगे तो मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने। दोस्तों भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। और दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी से याद रखना है कि ये अभी तक एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी जो हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, कौन से नंबर के, चौथे नंबर के। और ये बाद में भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसके द्वारा करी गई थी। दोस्तों कोशिका की जो खोज है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा करी गई थी, कब, 1965 में, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये फैक्ट भी पूछा जाता है। तो साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को, और कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोशिका सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरिया कानून किस धर्म से संबंधित है। तो जो शरिया कानून है ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। ये फैक्ट जो है ये एज अ क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ सैफ्रॉन किस शहर को कहा जाता है। तो सिटी ऑफ सैफ्रॉन जो है ये जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है। अमृतसर पंजाब में स्थित है बाघा बॉर्डर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। दोस्तों सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है ये 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और दोस्तों जिस व्यक्ति में ये दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक होती है उसको क्या हो जाता है, दूरदृष्टि दोष हो जाता है। और दूरदृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया रोग कहते हैं, ठीक है। इसके उपचार के लिए
किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जिस व्यक्ति में ये दूरी 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसको कौन सा रोग हो जाता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है और इसको मायोपिया रोग भी कहा जाता है। इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलकें धोने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पलकें धोने के लिए बोरिक अम्ल यानी कि बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो आंखों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मनुष्य के आंसू में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम और इससे क्या होता है? इससे जीवाणु मर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? आपका जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का हो सकता है लेकिन मनुष्य की आंख जो है ये 576 मेगापिक्सल की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो आंख का जो रेटिना भाग होता है इस पर प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेत्रदान करने में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? जब भी हम नेत्रदान करते हैं तो आंख का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। कैमरे का कौन सा भाग जो है ये आंख की रेटिना की तरह काम करता है। जिस प्रकार से अपने आंख की रेटिना काम करती है उसी प्रकार से कैमरे का जो फिल्म भाग होता है, ठीक है, ये काम करता है। ठीक है, याद रखना है आपको। और दोस्तों जो कैमरे की फिल्म है, ठीक है, इसी पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और अपनी आँख की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार से जो कैमरे की फिल्म होती है ये रील सी, ठीक है, इस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, और दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको हर 4-5 दिन बाद या एक सप्ताह बाद इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए मिल जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हम कम से कम 20,000 लाइक का टारगेट रखते हैं। यदि इस वीडियो पर 20,000 लाइक आ जाते हैं तो इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाया जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य की एक आँख से कितने डिग्री तक का क्षेत्र देखा जा सकता है? हम बात कर रहे हैं एक आँख की। ठीक है, तो एक आँख से 150 डिग्री तक का क्षेत्र देखा जा सकता है। ठीक है, और यदि हम दोनों आँखों की बात करेंगे तो दोनों आँखों से 180 डिग्री तक का क्षेत्र देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? तो मैं बता ही चुका हूँ कि 576 मेगापिक्सल की होती है मनुष्य की आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य कौन सा बना है? ये बना है लक्षद्वीप। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत को टीबी फ्री बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो टीबी फ्री बनाने का जो लक्ष्य है ये 2025 तक रखा गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के जो लक्ष्य हैं, जो टारगेट हैं, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और पहला टीबी फ्री राज्य जो है ये लक्षद्वीप बना है। ठीक है, इसी क्रम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो पहला रेबीज मुक्त राज्य जो है ये बना है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन जो है ये नादिर शाह को कहा जाता है। और विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन याद रखना, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, और विश्व महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन यानी कि गई भैंस पानी में। ठीक है, भैंस पानी में गई, भैंस यानी कि BC। ठीक है, तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है ये BC होते हैं। और बसा में घुलनशील विटामिन होते हैं KEDA यानी कि बसा यानी कि फैट जितना पुराना होता है तो उसमें क्या लग जाते हैं? कीड़ा लग जाते हैं। ठीक है, तो KEDA कीड़ा, इसको हम पढ़ सकते हैं। कुछ ना कुछ लॉजिक आपको ज़रूर लगाना है, तभी ये फैक्ट आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो जो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल है ये वॉटसन एवं क्रिक्स ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का pH मान कितना होता है? तो नींबू का pH मान होता है 2.4। ठीक है, जब भी हम सब्जी लेने जाते हैं तो मम्मी हमें बोलती है कि बेटा 2-4 नींबू लेते आना। 2-4 यानी कि 2.4 जो
है ये नींबू का पीएच माना होता है। कभी मम्मी ये नहीं कहेंगे कि 3-5 नींबू लेते आना, ठीक है, हमेशा क्या कहेंगी 2-4 नींबू लेते आना, ये लॉजिक याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादूगोड़ा खदान किसकी खदान है? तो जादूगोड़ा की जो खदान है ये यूरेनियम की खदान है और ये झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित है। इस खदान में जहरीले पदार्थ लीक होते रहते हैं आए दिन, तो इसी कारण से ये खदान जो है ये चर्चाओं में भी रहती है। इसलिए याद रखना जादूगोड़ा की खदान जो है ये यूरेनियम की खदान है, ठीक है। और यूरेनियम से याद रखना है दोस्तों कि इसको आशा की धातु यानी कि मेटल ऑफ होप कहा जाता है। ये फैक्ट जो है ये एज अ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम बताइए। तो इनकी समाधि का नाम क्या है? विजय घाट, और ये कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण संरक्षण किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था पर्यावरण संरक्षण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूरिया का फार्मूला क्या है? CH4N2O जो है ये यूरिया का फार्मूला है। URL का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का दिमाग यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का नर्व सेंटर यानी कि नियंत्रण इकाई या फिर नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना नर्व सेंटर या फिर नियंत्रण इकाई या फिर नाड़ी तंत्र ये किसको कहा जाता है? CU यानी कि कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। और ये क्या करता है? तो ये सभी हार्डवेयर को, जितने भी हार्डवेयर हैं सभी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन से? तो एशिया की हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, ठीक है। यह एक ठंडा मरुस्थल है और इसका अधिकांश भाग किस देश में स्थित है? तो इसका अधिकांश भाग जो है ये मंगोलिया देश में स्थित है, ठीक है। तो मरुस्थलों से संबंधित क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत के संदर्भ में बात करें तो सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये थार का मरुस्थल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दस्त-ए-मांगो जिसे मृत्यु का रेगिस्तान भी कहा जाता है किस देश में स्थित है? तो दस्त-ए-मांगो इसको मृत्यु का रेगिस्तान कहा जाता है, ये अफगानिस्तान देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिब्सन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो जो गिब्सन मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया देश में है। नेक्स्ट है सानुरन मरुस्थल किस या फिर किन देशों में स्थित है? तो जो सानुरन मरुस्थल है ये USO और मैक्सिको देश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दस्त-ए-लूट मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दस्त-ए-लूट जो मरुस्थल है ये ईरान में स्थित है, ठीक है। गोबी मरुस्थल का अधिकांश भाग किस देश में स्थित है? तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो गोबी मरुस्थल है इसका अधिकांश भाग मंगोलिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पेंटागोनिया किस प्रकार का मरुस्थल है? तो ये शीतोष्ण मरुस्थल है, ठीक है। और ये साउथ अमेरिका ये की एंडीज पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? दोस्तों राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है उसका 60% हिस्सा जो है ये थार मरुस्थल में स्थित है, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं थार मरुस्थल के बारे में कि ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 60% हिस्से में ये स्थित है, ठीक है। और एक और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो थार का मरुस्थल है ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है या फिर पूर्व पश्चिम में स्थित है या फिर दक्षिण पश्चिम में स्थित है? तो ये उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा भाग राजस्थान में है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान के सिंध प्रांतों में भी फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो ये भी थार का मरुस्थल है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि थार मरुस्थल का जो जनघनत्व है ये 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र राज जो हैं ये परमार वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो राजा भोज परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। नेक्स्ट है कविराज की उपाधि से किसको विभूषित किया गया था? तो राजा भोज को कविराज के नाम से भी जाना जाता था, इनको कविराज की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट किस परमार शासक ने अपनी राजधानी धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राजा भोज की राजधानी हुआ करती थी धार और धार में इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पृथ्वीराज आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो पृथ्वीराज आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो हैं ये बालकृष्ण दोषी हैं। नेक्स्ट है किस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है?
तो पृथ्वीराज आर्किटेक्चर पुरस्कार को कहा जाता है। ये जो पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। इसके तहत विजेता को $1,00,000 की राशि प्रदान करी जाती है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी जो हैं ये वर्ष 2018 में पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। इसको ज़रूर याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में और ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ये साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। ठीक है, यह एक मलयालम लेखक हैं। इनको 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आशापूर्णा देवी हैं। यह बंगाली लेखिका हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1968 में किसको हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 1968 में मिला था। और किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। और 2018 में किसको अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार दिया गया 2018 में। और किसको दिया गया? अमिताभ घोष के लिए दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवार्ड को पर्यावरण के क्षेत्र का ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है? तो व्हिटले अवार्ड को पर्यावरण के क्षेत्र का ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। किस पुरस्कार को खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार को खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी 1986 में। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि विश्व में हरित क्रांति का सूत्रधार या फिर जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, इसी क्रम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में किसको प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया था। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भुखमरी को कम करने के लिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबरा दर्रा कहाँ पर स्थित है? को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है खैबरा दर्रा। बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में वर्णन किया गया है। अच्छा, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज में। ठीक है, और इसको यूनेस्को के द्वारा 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलारीपट्टू मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरला से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल को क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान करी गई हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 161 में जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं इनको क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान करी गई हैं। इसी प्रकार से जो अपने देश के राष्ट्रपति महोदय होते हैं इनको क्षमादान संबंधी शक्तियां जो हैं ये अनुच्छेद 72 में दी गई हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में और राज्यों के राज्यपाल को अनुच्छेद 161 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी ये था बेलग्राम अधिवेशन 1924 में हुआ था। ये कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। ठीक है, और गांधी जी केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। बेलग्राम जो है ये कर्नाटक राज्य का एक शहर है। ठीक है, इसको याद रखना। और यहीं पर ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। राजतरंगिणी के लेखक कौन है दोस्तों? तो कल्हण हैं। और जो राजतरंगिणी बुक है इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये केरला के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? कोयना बांध जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण 1863 में किया गया था। और ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये कोयना नदी पर ही बना है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में ये स्थित है और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। ये तो सभी लोग जानते होंगे। अच्छा, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं?
तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण के कारण जो ऋतुएं हैं ये होती हैं। ठीक है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो जो अल्लाह रखा हैं ये प्रसिद्ध तबला वादक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DCM ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो DCM ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति जो है ये एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। ठीक है। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण यानी कि पत्थर को काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पत्थरों को काटकर बनाया गया है कैलाश मंदिर और ये एलोरा में स्थित है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, ठीक है, इसको सैल उद्यान भी कहते हैं, किसने बनवाया था? तो ये नेक चंद्र ने बनवाया था। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा अवधि क्या होती है? तो इसकी लेखा अवधि 1 जुलाई से 30 जून होती है। ठीक है। लेखा अवधियों से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है ये भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला ऐसा राज्य या फिर एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जिसने अपना वित्तीय वर्ष जो है ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर लिया है? तो भारत का पहला और एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपना वित्तीय वर्ष बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर लिया है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ने ये कब से किया है? तो 2016 से। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया 2004 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सोमपाल जो हैं ये राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष थे। पृथ्वी का औसत वायु दाब कितना होता है? तो 1013.25 मिलीबार जो है ये पृथ्वी का औसत वायु दाब होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर प्रति इकाई क्षेत्र पर वायु के पड़ने वाले दबाव को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको वायु दाब यानी कि एयर प्रेशर कहा जाता है। 1857 की क्रांति से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पाम्पस्टन थे। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था इस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है। 1857 की जो क्रांति हुई थी इसको दबाने के लिए कौन से सेनापति की नियुक्ति की गई थी? तो कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी कि आप 1857 की जो क्रांति भड़क रही है, ठीक है, इसको दबाओ, इसका यही काम था। ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी जो है इसका प्रतीक था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? तो चर्बीदार कारतूस का प्रयोग इसका तात्कालीन कारण था। पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बीदार कारतूस के प्रयोग करने से मना किया? तो ये था मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर या फिर इसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इसने दिल्ली का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग और तात्या टोपे ने कानपुर में नाना साहब का सहयोग किया था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? तो इनको हीरोज का सामना करना पड़ा। ठीक है। और ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था हीरोज। इसका एक कथन था कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द, ठीक है, तो हीरोज का ये जो कथन है ये किसके लिए था? ये था लक्ष्मीबाई के लिए। ये पीएससी तक के एग्जाम में पूछा गया है। रूस देश की संसद का नाम क्या है? तो डुमा जो है ये रूस देश की संसद का नाम है। स्पेन देश की संसद का नाम क्या है? कोर्टेस स्पेन देश की संसद का नाम है। ब्रिटेन देश की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट है। ठीक है। जर्मन देश की संसद का नाम क्या है? तो जर्मनी की संसद का नाम है बुंडसटैग। क्या है? बुंडसटैग है। मंगोलिया देश की संसद की बात करें तो इसका नाम है खुरल। और ईरान देश की संसद का बात करें तो मजलिस इसका नाम है। ताइवान देश की संसद की बात करें तो युआन इसकी संसद का नाम है। और लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ओके। लुइस ब्रेल दिवस जो है ये किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो मैंने बताया कि ये कब मनाया जाता है, तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। 4 जनवरी को किसका हैप्पी बर्थडे होता है? तो सर लुइस ब्रेल का होता है। और जो सर लुइस ब्रेल हैं दोस्तों ये ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं, याद रखना। ठीक है। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। पहला लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो 4 जनवरी 2019 को मनाया गया पहली बार लुइस ब्रेल दिवस। भारत में पहली बार
आईआईटी की स्थापना कहाँ पर करी गई थी? तो 1950 में करी गई थी पहली बार भारत में आईआईटी की स्थापना, और खड़गपुर में करी गई थी। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल होता है, और भारत का क्षेत्रफल जो है ये संसद के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन वर्ल्ड में कौन सा स्थान रखते हैं? तो 7वां स्थान रखते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से अपन वर्ल्ड में कौन सा स्थान रखते हैं? दूसरा रखते हैं। ठीक है, पहला स्थान रखता है चाइना, यानी कि संसार का सबसे बड़ा देश जनसंख्या में चाइना है, और दूसरे नंबर पे अपना देश भारत है। ठीक है, और भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है अकेले भारत के अंदर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। उसकी एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़ दो, यानी कि जो गमछा होता है, जो तौलिया होती है, ये मित्र के ऊपर डाल दो, तो मित्र पर गमछा झाड़। मित्र मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये इसकी ट्रिक है। ये 8 राज्य जो हैं ये इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब हमने अभी तो भारत के राज्यों की बात करी है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा विश्व के लगभग कितने देशों से होकर गुजरती है? तो विश्व के लगभग 18 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कौन सा ऐसा अक्षांश है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, इसी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कर्क रेखा ही है जो कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं। ठीक है, कर्क रेखा पर कब सूर्य लंबवत चमकता है? तो दोपहर को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, एकमात्र ऐसी नदी है भारत की जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है ये भूटान देश को कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किस रेखा के द्वारा किया जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया जाता है। अच्छा, जो रेड क्लिफ रेखा है इसका निर्धारण कब किया गया था? 1947 में इसका निर्धारण किया गया था, और भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, इनका नाम था साइरिल रेडक्लिफ। ठीक है, इसके द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। भारत और चाइना के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किस रेखा के द्वारा किया जाता है? तो भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा जो है ये निर्धारण करती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है ये हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण जो है ये डूरंड रेखा करती है। डूरंड रेखा का निर्धारण जो है ये 1886 में किया गया था, और मार्टिमर डूरंड के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था, और इन्हीं के नाम पर लगभग रेखाओं का नाम रखा गया। किस जलडमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य, इसके द्वारा भारत जो है ये श्रीलंका से अलग होता है। तो एक बेरिंग जलडमरू मध्य निम्न में से किसको अलग करता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है ये उत्तरी अमेरिका व एशिया को अलग करता है। एक जिब्राल्टर जलडमरू मध्य ये किन 2 सागरों को जोड़ता है? तो ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ठीक है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पर करी गई थी? तो ये लातूर में करी गई थी। ठीक है, महाराष्ट्र के लातूर में। भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है जहां पर बाढ़ें आती रहती हैं? तो ये बिहार है। ठीक है, और जैसे बिहार की बाढ़ के लिए सबसे प्रमुख नदी है कोसी नदी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के लिए बिहार का शोक क्वेश्चन पूछा ही गया, किसको कहा जाता है? कोसी नदी के लिए कहा जाता है। सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो सूखा से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र जो है ये मध्य पूर्वी भारत है। ठीक है, केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु को कोयम्बटूर से जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या है? पालघाट दर्रा, और ये केरल राज्य में स्थित है। ये केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, चीन से कश्मीर को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? तो चीन से कश्मीर को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा काराकोरम दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा के अंदर। पेरियार झील कहाँ पर स्थित है?
ये केरला के अंदर स्थित है। और लोकटक झील जो है ये मणिपुर के अंदर स्थित है। और सात ताल एवं भीमताल झील जो हैं ये उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। फतेह सागर झील कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश भारत के किस राज्य से होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसका प्रवेश भारत के केरला राज्य से होता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले मानसूनी वर्षा किस राज्य में होगी? तो ये केरला राज्य में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल वर्षा क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है? दोस्तों भारत के कुल वर्षा का लगभग 91% मानसून जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मेघालय का मासिंगराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह में। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। मानव द्वारा पहली बार प्रयुक्त किया जाने वाला अनाज कौन सा है? तो मानव द्वारा पहली बार जो अनाज का प्रयोग किया गया। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिला? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से मिला। ठीक है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ये दयाराम साहनी के द्वारा और 1921 में करी गई थी। हड़प्पा सभ्यता किस आकार में फैली हुई थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना है? तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने और 1922 में करी थी। किसको मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? जयपुर शहर को कहा जाता है। मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है। और पूर्व का स्कॉटलैंड एवं मेघों का घर किसे कहा जाता है? तो ये मेघालय को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड जो है ये कश्मीर को कहा जाता है। और पर्वतों की रानी जो है ये मसूरी को कहा जाता है। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस जो है ये कोच्चि को कहा जाता है। और नवाबों का शहर जो है ये किसको कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। ठीक है, भारत का पिट्सबर्ग एवं इस्पात नगरी जमशेदपुर, महलों का शहर कोलकाता। और हम बात करें महमूद गजनबी के साथ में भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो गजनबी के साथ में भारत आया था अलवर्नी। ठीक है, और ये 11वीं सदी में भारत आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये भी कौन था? अलवर्नी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता कौन सा देश माना जाता है? तो ये इंग्लैंड माना जाता है। टेबल टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है भारत में? तो ये कोलकाता से मानी जाती है। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स स्मिथ के द्वारा बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किया गया था। 1891 में अमेरिका के जेम्स स्मिथ के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में 5-5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल खेल में। भागवत धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो वासुदेव कृष्ण इसके संस्थापक हैं। वासुदेव कृष्ण जो हैं ये किस कुल से संबंधित हैं? तो ये वृष्णि कुल से संबंधित हैं। याद रखना आप, वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है वासुदेव कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख। यूनानी लेखकों ने वासुदेव कृष्ण को क्या कहा? तो हेराक्लीज इन्होंने कहा था। ठीक है, ऋग्वेद में शिव का नाम क्या था? तो रुद्र इनका नाम था ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संहिता में भगवान रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी कहा गया है? भगवान रुद्र यानी कि शिव और इनको समस्त लोगों का स्वामी जो है ये वाजस्नेयी संहिता में कहा गया है। ओके, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम का आरंभ एवं अंत किस भगवान की स्तुति से किया? तो भगवान शिव की स्तुति से इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम का आरंभ एवं अंत किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय कौन सा है? तो इनका प्राचीनतम संप्रदाय जो है ये पाशुपत है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? तो लकुलिस ने इसकी स्थापना करी थी। और क्वेश्चन पूछा गया है कि शैव धर्म के उपासकों को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? नयनार कहा जाता है। ठीक है, वैष्णव धर्म के संतों को क्या कहा जाता है? इनको आलवर कहा जाता है। और भागवत धर्म में किसकी पूजा की जाती है? तो श्री कृष्ण की पूजा की जाती है भागवत धर्म में। भागवत धर्म में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है?
तो इसमें भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। उदयनी ने सर्वप्रथम किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? तो उदयनी ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो ये भी उदयनी था। और पाटलिपुत्र जो है ये बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम है। ओके, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पटना जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन भारत की 16 महाजनपद थीं, आप लोग जानते होंगे। और इसका उल्लेख जो है ये किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म के भागवती सूत्र एवं बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो टेसियस कौन था? दोस्तों टेसियस जो है ये प्रसिद्ध ईरानी राजवैद्य था। ठीक है, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा नाम प्रयोग किया था? तो यूनान के जो लेखक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को कौन से नाम का प्रयोग करते थे? तो सेंड्रोकोट्स एवं एंड्रोकोट्स का प्रयोग करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य यानी कि चाणक्य इसका प्रधानमंत्री था। कौटिल्य यानी कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या है? तो इसका बचपन का नाम जो है ये विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने करी थी? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी थी। प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछ लिया जाता है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है, लेकिन इसका संबंध जो है ये शासन के सिद्धांत और राजनीति से इसका संबंध है। ये पुस्तक 15 खंडों में लिखी गई है। इस पुस्तक में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी भी मिलती है और शासन के सिद्धांत और राजनीति से संबंधित है अर्थशास्त्र पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के जनक कौन थे? तो सप्तांग सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? कौटिल्य या फिर चाणक्य ने। इसके अनुसार राज्य के कितने अंग होंगे? 7 अंग होंगे। 7 अंग कौन कौन से? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मैकियावेली भी चाणक्य को कहा जाता है। हरिभद्र जो है ये जैन मुनियों के प्रसिद्ध आचार्य थे। वह किस मौर्य शासक के समकालीन थे? तो हरिभद्र जो हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है, कल्पसूत्र के रचयिता कौन हैं? तो भद्रबाहु जो हैं ये कल्पसूत्र के रचयिता हैं। कल्पसूत्र जो है यह एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों की बायोग्राफी यानी कि जीवनियाँ संकलित करी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? तो अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने अपना समय जो है ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल पाटलिपुत्र में स्थित है ये लकड़ी का बना था। किसका? लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये कुम्भहार में मिले हैं। ठीक है, कुम्भहार ये कहाँ पर है? तो ये बिहार के पटना में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में भारत आया था। कौन आया था भारत? तो मेगास्थनीज आया था। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखी गई। ओके, और दोस्तों बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक महान था। और ये मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा। ठीक है, अशोक जो है ये मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल हुआ करता था? तो ये अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हैं ये सीधे के सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो 261 ईसा पूर्व इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व जो है ये कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर इसने अधिकार कर लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया? तो कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक सम्राट जो है हम बात करें कि ये कब तक रहे तो 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक ये मौर्य वंश के तीसरे शासक रहा। ठीक है, और उसने अपने रक्त रंजित अभियान और कलिंग विजय के बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है ये उपगुप्त ने दी थी। ठीक है, उपगुप्त नाम जरूर याद रखना।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अशोक को मस्की शिलालेख और सारनाथ शिलालेख में क्रमशः किस रूप में संदर्भित किया गया है? तो अशोक को मस्की शिलालेख और सारनाथ शिलालेख में क्या कहा गया है? मस्की शिलालेख में इनको बुद्ध शाक कहा गया है और सारनाथ शिलालेख में इनको धर्मकोश कहा गया है। ठीक है, तो जरूर याद रखना है आप। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ पर भेजा? तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक के शिलालेख की खोज किसने करी थी? तो पाद्रिती फेंतिलर ने 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेख की खोज करी थी। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिली? अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता मिली जेम्स प्रिंसेस को। ठीक है, और 1837 ईस्वी में मिली। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने शुरू किया? तो ये अशोक ने ही सबसे पहले शुरू किया था। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा करी गई है? तो अशोक का जो पहला शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा करी गई है। किस शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया? तो अशोक ने अपने 14वें शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? देखिए दोस्तों, मैं ऐसा क्यों करता हूं कि लगभग एक ही टाइप के प्रश्न और कंटिन्यू एक सीरीज में इसलिए रखता हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं और आपके जो कॉन्सेप्ट हों वो क्लियर हो सकें। ठीक है, द्वितीय अशोक जो है ये हर्षवर्धन को कहा जाता है। हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या है? तो हर्षवर्धन की जीवनी का नाम है हर्षचरित। ओके, अब हर्षवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देख लिए। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो ये जो जीवनी हर्षचरित है ये बाणभट्ट ने लिखी। ठीक है, बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन का ही दरबारी कवि था। ठीक है, संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास कादंबरी की रचयिता कौन है? तो कादंबरी के रचयिता हैं बाणभट्ट। ओके, और अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के स्तंभ लेखों की हम बात कर रहे हैं तो इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है। ठीक है, जो सारनाथ का स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया। और सारनाथ स्तंभ जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो जो अशोक का कौशाम्बी अभिलेख है इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो रुम्बीदेई जो है ये अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है और इसी लेख में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर को घटाने की घोषणा करी गई थी। ओके, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग वंश का संस्थापक था। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि जो हैं ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना किसने करी? तो पतंजलि ने महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना करी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति जो है ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। देवभूति की हत्या किसने करी थी? तो वसुदेव ने देवभूति की हत्या करी थी। ठीक है, वसुदेव देवभूति का आमात्य था। ठीक है, और वसुदेव ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना करी थी। कब करी थी कण्व वंश की स्थापना? तो 73 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा जो है ये कण्व वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक के क्रम में न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक हैं। सांख्य दर्शन के संस्थापक जो हैं ये महर्षि कपिल हैं। और हम बात करें मीमांस दर्शन के संस्थापक कौन हैं? तो महर्षि जैमिनी हैं। हम बात करें उत्तर मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन हैं? तो बादरायण हैं। योग दर्शन के संस्थापक कौन हैं? तो महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, एक वैशेषिक दर्शन है इसके संस्थापक महर्षि कणाद हैं। और आपको बताना है कि किस एक्ट के तहत में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया? दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, संविधान सभा के
पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो पहले स्थायी अध्यक्ष जो हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन यानी कि बैठकें हुई हैं? तो टोटल 12 अधिवेशन और बैठकें हुई हैं संविधान सभा की। ठीक है, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन या फिर बैठक है ये कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसी अधिवेशन में प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा का जो 11वां अधिवेशन है या फिर बैठक है ये कब हुई? तो ये 26 नवंबर 1949 को हुई। ठीक है, और इसी दिन भारत का संविधान जो है इसको अंगीकृत किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का जो 12वां अधिवेशन यानी कि अंतिम बैठक है ये कब हुई? तो ये हुई है 24 जनवरी 1950 को और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के द्वारा कितना समय लगा? तो हमारे देश का संविधान बनाने में संविधान सभा के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। हम इसको ऐसा याद रख सकते हैं कि 12 दिन कम पूरे 3 साल का समय लगा था। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया? तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया और संविधान सभा ने इसको कब स्वीकार किया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये तीनों आपको याद रखना है। या दोस्तों यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास किया है और सभी क्वेश्चन को एक सीरीज में हमने अरेंज किया है ताकि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगी अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो ना तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यदि आपको इसी प्रकार से वीडियो देखना है तो इस वीडियो के लाइक का हम टारगेट रख रहे हैं 20,000 लाइक। यदि आप लोग इस वीडियो को 20,000 लाइक देते हैं तो ये सीरीज़ हर सप्ताह चलेगी। ठीक है, 250 क्वेश्चन या फिर आप बताएं इनको हम बढ़ाकर 500 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कितने क्वेश्चन चाहते हैं एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।